बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो बात ये थी, शी सेड कि आपको अपने, एक बच्चे ने पूछा मैम हायर माइंड कैसे यूज करें, है ना, हमें कैसे पता चले या हम उसको कैसे वर्क में लेकर आए। तो शी सेड कि आपको अपने हायर माइंड को वर्क में लाने के लिए मेडिटेशन करना है। कशिश, मुझे ऐसा लगा था शायद आप उनसे पूछोगे मैम हाउ टू मेडिटेट, व्हाट इज मेडिटेशन एंड हाउ टू मेडिटेट, मुझे ऐसा फील हुआ था, बट यू सेड आई हैव नो क्वेश्चन। तो अब मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन के लिए कल शाम को मैं एक और वीडियो सुन रही थी अचानक से। आई लव टू लिसन द वीडियोस, रीडिंग्स एंड वीडियोस जो इंस्पायरिंग वीडियोस होती है, उसमें उन्होंने कहा मेडिटेशन आप लोगों को ऐसे ही नहीं आ जाएगा या बैठे और मेडिटेट करने लगे। नो, दैट इज नॉट मेडिटेशन। फॉर मेडिटेशन यू नीड टू सिट फॉर सम टाइम, यू नीड टू स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि हमने ध्यान लगा लिया और हमारा ध्यान लग गया, कभी नहीं होगा ऐसा। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? अपने मन को थोड़ा शांत रखना चाहिए। कल हमारे जो दिव्यानंद जी हैं हमारे उदासीन आश्रम में, उनके लिए मैं सुन रही थी कल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। वे कह रहे थे कि हमें नए साल में, इस नए महीने में, माघ के महीने में हमें थोड़ा थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। वो ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाना कैसे होगा? कि थोड़ा हमें शांत बैठना चाहिए, थोड़ा मन को शांत करना चाहिए अपने। चाहे आप वो सुबह के समय कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप वो शाम के समय कर सकते हैं, चाहे रात के समय कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान लगाना जरूरी है, थोड़ा अपने लिए समय निकालना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, किसी कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना का मतलब ये है कि आपको आराम से बैठना है और कुछ नहीं करना। आप आराम से बैठिए, अपने लिए समय निकालो, आराम से बैठो और अपना माइंड जो है वो कंसंट्रेट करो। थोड़े समय के लिए कंसंट्रेशन होना बड़ा जरूरी है। ओके, हमें ये चीजें अपनी लाइफ में लेकर आनी है। हायर माइंड और मेडिटेशन, थोड़े समय को थोड़ा समय अपने लिए देना, अपने मन को शांत रखना जरूरी है। ओके, चलो अब ये तो बातें थी कि हमें न्यू ईयर में, नए साल में कैसा करना है, कैसे रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इस बारे में पढ़ा करो, थोड़ी थोड़ी बात किया करो इस बारे में। ओके, अब हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं। Ma'am, your voice is not coming. हमने 3 स्टेट्स पढ़ी थी पानी की, ठोस, तरल या इसको हम द्रव भी कहते हैं, और गैस। ठीक है, वो बताती है कि पहले पहले कैसे, पहले भाप के रूप में थी, फिर ठोस बन गई, फिर गैस जब बननी थी उससे पहले कैसे कैसे चट्टानों से, पहाड़ों से, नदियों से गुजर रही थी, कैसे समुद्र के अंदर गई थी। उसे लगता था कि समुद्र में सिर्फ पानी होता है, लेकिन जब नीचे गई तो उसे पता चला कि उसमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीव भी है। जब उसके और अंदर चली गई तब उसे पता चला कि सिर्फ जीव नहीं है, यहाँ तो पेड़ पौधे भी हैं, है ना। इस तरह से होती हुई, निकलती हुई, गुजरती हुई जमीन के अंदर चली गई। जमीन के अंदर जाने पर उसे पता चला कि वहां पर वो पौधों के बीच में चली गई है। उसे रों ने खींच लिया, जो पेड़ के रोए थे, जड़ों के रोए थे, उन्होंने उसे खींच लिया और 3 दिन तक उसके तने के बीच में रही और फिर ऊपर आ गई। फिर सूरज निकल आया तो वो भाप बनकर फिर से उड़ गई। इसी तरह से उसका जो जीवन चक्र है वो चलता रहता है। ओके, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा?
ओके फाइन गुड। आज हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? रेज योर हैंड्स बेटा। लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? यस वेदांती। लेखक को ओस की बूंद बेर के पेड़ पर मिली। वह बेर के एक पत्ते से फिसलकर लेखक के हाथ पर आ गई थी। वेरी गुड। लेखक को ओस एक पत्ते से फिसलकर लेखक की हथेली पर आ गई। ओके क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? नो वन। ओके हाँ जी वेदांती। लेखक ओस की बूंद जमीन में आजादी से घूम रही थी, लेकिन वह बेर के पेड़ की एक जड़ की रो से खींच ली गई और वह वहां पर 3 दिन उस डब्बे में फंसी रही। इस कारण वह क्रोध में थी। ओस की बूंद क्रोध और घृणा में इसलिए थी क्योंकि उसे जड़ों के रोए खींचकर उसे जड़ों के रोए खींचकर ले गए थे और वह 3 दिन तक अंधेरी कोठरी में पड़ी रही थी, इसलिए उसका शरीर क्रोध और घृणा से कांप उठा। ओस की बूंद को जड़ों के रोए खींचकर ले गए थे। वे असंख्य कणों को इसी प्रकार से ले जाते हैं और पेड़ उन्हें खा जाते हैं और उनका सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर फेंक देते हैं, इसलिए उसका शरीर क्रोध और घृणा से कांप उठा। क्लियर? एक बार फिर से बता रही हूं, जड़ों के रोए ओस की बूंद को खींचकर ले गए थे। वे असंख्य कणों को, असंख्य मतलब जितनी संख्या रोए असंख्य जड़ कणों को किसी प्रकार से खींचकर ले जाते हैं और पेड़ उन्हें खा जाते हैं और उनका सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं, इसलिए क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन। बेटा यहां पर हाइड्रोजन के स्पेलिंग्स गलत लिखे हैं, ई के साथ भी आ की मात्रा लगा रखी है जो कि गलत है। हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा? हाँ जी मनीषा। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होता है, इसलिए पानी ने उन्हें अपना पूर्वज कहा है। वेरी गुड। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से बनता है, इसलिए उसने उन्हें अपने पूर्वज कहा है। ओके, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से बनता है, इसलिए पानी ने उन्हें अपने पूर्वज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सेकेंड लाइन इसका क्वेश्चन बनेगा, ओस के बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? इसके पहले जो है वो हम नहीं लिखेंगे। ओके, इसके पहले जो लाइन दी हुई है वो लिखने की जरूरत नहीं है। कहानी के अंत और आरंभ में किस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लाइन इसका क्वेश्चन है, ओस के बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? रेज योर हैंड्स। हाँ जी प्रीशा। ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वो उड़ सके। ओके, वेरी गुड। वह आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वह सूर्य की गर्मी पाकर उड़ सके। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। मैम फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना? नहीं बेटा, उसमें पूरी कहानी उन्होंने कही है, वो हम नहीं लिखेंगे, पर आपको पता जरूर होनी चाहिए। ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? ओके फाइन। ये हमने बेटा पानी की कहानी चैप्टर भी कर लिया है। आप लोगों ने इसकी इसके क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, अपनी कॉपीज आप लोग बेटा साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहिए। आई विल आस्क एनी डे टू सेंड द नोटबुक्स। ठीक है, साइड बाय साइड अपना काम करते रहिएगा। चलिए, ग्रामर बुक्स निकालिए। मैंने आपसे कहा था कि हम ग्रामर का एक छोटा सा काम भी साथ में करेंगे। ग्रामर बुक्स निकालिए, पेज नंबर 186, पेज नंबर 186 पर लोकोक्तियां हमने पिछली बार भी लोकोक्तियां पढ़ी थी। बेटा ये जो शब्द होता है ना लोकोक्ति, ये दो शब्दों से बनता है। कौन कौन से शब्द होते हैं? संधि होती है, लोक प्लस उक्ति, लोक प्लस उक्ति संधि हो जाती है तो ये हो जाता है लोकोक्ति। लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब कथन या बात, लोगों द्वारा कही गई कोई बात। मान लो किसी के एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं, उसने पढ़ाई नहीं की, उसके मार्क्स कम आए, तो उसको पेरेंट्स, आपने कभी सुना है कि पेरेंट्स को ये कहते हुए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? या किसी को ये कहते सुना होगा तुमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, किसी का कोई दोष नहीं है इसमें। सुना है?
या कभी ऐसा सुना होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये भी सुना होगा, है ना। इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग बजाते रहते हैं, सुना है ऐसा, है ना। ये सब बातें क्या है, ये है लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है? जो मुहावरा होता है, जब हम वाक्य बनाते हैं, हम जब वाक्य लिखते हैं, तो मुहावरे का प्रयोग हम वाक्य में एज इट इज करते हैं। जैसे पिताजी को देखकर मैं फूली नहीं समाई, है ना। अब फूला ना समाना मुहावरा है, हम उसको एज इट इज मुहावरे में यूज करते हैं। लेकिन जो लोकोक्ति होती है, हम पूरी बात कहने के बाद लोकोक्ति कहते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि मीनू पत्र नहीं पढ़ पाई, क्योंकि उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए वह पत्र नहीं पढ़ पाई, ठीक है। जैसे आप किसी शॉप पे जाओ, कोई बहुत ही फेमस शॉप है, और आप वहां पर से कुछ खरीद कर लेकर आए हैं, ठीक, और घर आकर आपको वो चीज अच्छी नहीं लगी, तो आप क्या कहते हैं? ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन चीज किसी काम की नहीं है। ओके, इस तरह से लोकोक्तियों को हम सेंटेंस लिखने के बाद लिखते हैं, मुहावरों को हम सेंटेंस के बीच में ही लिखते हैं। क्लियर हुई ये बात सबको? क्लियर हुआ बेटा? शो मी थंब इफ इट इज क्लियर। ओके, चलो, हमारे सिलेबस में इस बार 11 से 20 तक लोकोक्तियां हैं, हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले है चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तो अक्सर ही तुम लोगों ने सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका क्या मतलब है? अपराधी पर, फिर से क्या बेटा? दोनों में मैं लिख दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब है अपराधी पर संदेह होना। जब शर्मा जी की दुकान में चोरी हुई तो उनका नौकर तुरंत वहां से भाग गया। सभी समझ गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नेक्स्ट इज आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ, यानी कि आम भी खा लिए, आम के आम और गुठलियों के दाम। जो गुठलियां होती है, गिटक होती है, जिसको गिटक कहते हैं पंजाबी में, गुठली होती है, उसका भी दाम मिल जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना, डबल फायदा होना। अरे वाह, तुमने तो अपना पुराना फ्रिज देकर फ्री में नया फ्रिज ले लिया। किसी ने क्या खूब कहा है, आम के आम गुठलियों के दाम। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उसने लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसे नई नई जानकारी प्राप्त करते हैं और बाद में उसे बेचकर रुपए भी कमा लेते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, आम के आम गुठलियों के दाम। क्लियर? चलूं आगे, वेदांती चलूं आगे? ओके फाइन, चलिए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं से ईंटें लेकर आए, कहीं से रोड़े लेकर आए और घर बना लिया। असंगत वस्तुओं का मेल,
कहीं की ईंट, मतलब कि ईंट कहाँ से आई, कहीं का रोड़ा, कहीं से रोड़ा आया, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, परिवार बना लिया, घर बना लिया, असंगत वस्तुओं का मेल। तुम्हारी इस कहानी को पढ़कर लगता है जैसे कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहीं से कोई बात ले ली, कहीं से कोई बात ले ली, कहीं से कोई बात ले ली, एक कहानी बना दी जिसका कोई मेल ही नहीं है। एक घटना दूसरी घटना के साथ मिलती ही नहीं है। जैसे कि कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में कौन जाएगा मोर को नाचते हुए देखने? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अप्रत्यक्ष वस्तु की सराहना का कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष वस्तु मतलब जो हमारी आंखों के सामने नहीं है। अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने नहीं होता, अगर उस वस्तु की सराहना की जाए, तारीफ की जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। घर बैठे तुम्हें कोई नहीं जानेगा। कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर किसी व्यक्ति में बहुत प्रतिभा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अपने ही घर में बैठा है, नृत्य करना बहुत अच्छा आता है, लेकिन अपने ही घर में बैठा है, किसी को उसकी कला के बारे में नहीं पता, तो लोग उसे जान ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए कहा है घर बैठे तुम्हें कोई नहीं जानेगा। कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। जो बात आंखों के सामने नहीं है उसकी सराहना करने का तो कोई फायदा नहीं है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। दमड़ी होती है पैसे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत ही कंजूस होना। चमड़ी चली जाए, जान चली जाए, पर पैसे ना जाए। भला सेठ जी किसी को क्या दान देंगे, वह तो अपने सामान की पाई पाई वसूलते हैं। कहते हैं ना, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ओके, नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस काली होती है ना, इसलिए कहा है काला अक्षर भैंस बराबर। अनपढ़ व्यक्ति, गिरधारी को लिखाई पढ़ाई समझ नहीं आती, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। जल में रहकर मगर से बैर। मगर मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ कोई पानी में रहे और मगरमच्छ से बैर कर सकता है? पानी में भी रहना है और मगरमच्छ से बैर भी रखना है, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। एक ही जगह रहकर शक्तिशाली से बैर नहीं रख सकते। नेता जिसे कोई दुश्मनी नहीं ले सकता। अरे भाई सुना नहीं, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। क्लियर? जल में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़े दिनों का सुख फिर दुख आ जाना। अभी कुछ दिन हंस खेल लो, फिर तो सब हंसी चली जाएगी। कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कारण समाप्त कर दिया जाए तो कार्य ही नहीं होगा। तुम लोगों की चॉकलेट मैं ही खा लेता हूं, इस तरह दोनों का झगड़ा निपट जाएगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, जिस कारण से कोई समस्या हो उस कारण को ही खत्म कर देना। तुम्हारे चॉकलेट को मैं खा लेती हूँ, इस तरह दोनों का झगड़ा मिट जाएगा। इसी को कहते हैं ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांसुरी जो होती है वो बांस से बनती है, बांस ही नहीं होगा तो बांसुरी कैसे बनेगी? ठीक। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो बात सामने सामने उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। आज राधिका की नृत्य प्रतियोगिता है, वह नृत्य में जरूर जीतेगी। हाथ कंगन को आरसी क्या? यानी कि जब कोई काम प्रत्यक्ष है, जब कोई काम हमारे सामने है, तो उसके लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है।
क्लियर बेटा? ये जो लोकोक्तियां हैं ये आप लोगों ने रिवाइज करनी है, इनके अर्थ भी रिवाइज करने हैं और वाक्य भी करने हैं। ओके